हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्वसन की अवस्था या श्वसन के चरण। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में बांटी जाती है, या हम कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कितने अवस्थाओं में बांटी गई है। तो बच्चों, अध्ययन में आसान करने के लिए, अध्ययन को सुगम बनाने के लिए हम लोग इस प्रक्रिया को 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। पहली जो अवस्था है उसे हम बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो अवस्था है उसे हम गैसों का आदान प्रदान या गैसों का विनिमय कह सकते हैं, और तीसरा जो प्रक्रिया है उसे हम आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, आप याद रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 चरणों में संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। पहली जो अवस्था है उसे हम बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। दूसरी जो अवस्था है उसे हम गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान, जिसे इंग्लिश में गैसियस एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, और तीसरी प्रक्रिया है आंतरिक श्वसन। तो बच्चों, बाह्य श्वसन क्या है? सबसे पहले हमें जानना यही है कि बाह्य श्वसन होता क्या है। बिल्कुल आसान है बच्चों, बाह्य श्वसन नाम से ही स्पष्ट है कि बाह्य श्वसन होता क्या है। इसे इंग्लिश में एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर, और बाह्य का मतलब होता है बाहर, यानी वह श्वसन जो बाहर हो। तो किसके बाहर हो? तो हमेशा याद रखिएगा, श्वसन की प्रक्रिया अगर बाहर हो रही है तो इसका मतलब कोशिका के बाहर हो रही है। अभी गैस या ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश नहीं की है, यानी जैसे कि आप ये कह सकते हो कि आप गेट के बाहर खड़े हो, कॉल बेल बजा रहे हो, गेट कोई खोल नहीं रहा है, यानी आप अभी गेट के बाहर हो, घर में एंट्री नहीं हुई है आपकी, आप घर में प्रवेश नहीं किए हैं, बाहर ही हैं। चाहे रात भर बाहर रहें, चाहे दिन भर बाहर रहें, आप घर में नहीं आए हो, घर के बाहर हो। बच्चों, सेम उसी तरह से ऑक्सीजन अभी आपके सेल में नहीं गया है, ऑक्सीजन अभी आपके कोशिका में नहीं गया है, इसका मतलब अभी श्वसन बाहर हो रहा है। तो इसका आसान सा परिभाषा बच्चों आप खुद बना सकते हो, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, तो नाम से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो बच्चों, इसका परिभाषा आप खुद बना सकते हो। आप इतने क्षमतावान हो, आप इतने प्रतिभावान हो बच्चों कि आप इसका स्वतः आप परिभाषा बना सकते हो। तो क्या बनाओगे परिभाषा? मैं आपके लिए बिल्कुल सरल परिभाषा बनाया हूँ। इसको मैंने इस तरह से परिभाषित किया है कि वह श्वसन जो कोशिका के बाहर संपन्न होती है उसे हम बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। यानी श्वसन जो कोशिका के बाहर होती है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अब बात आती है आंतरिक श्वसन की। तो आंतरिक श्वसन क्या है? तो आंतरिक श्वसन क्या है बच्चों? तो यहाँ हम कह देंगे कि अब आप घर के बाहर नहीं हो, अब आप कमरे में आ गए हो, गेट के बाहर नहीं हो, गेट खुल चुका है, घर में आ चुके हो, कमरे में आ चुके हो, इसका मतलब आंतरिक श्वसन है। अब ऑक्सीजन बाहर नहीं है, सेल के अंदर है, ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ चुका है, और अब ऑक्सीजन सेल के बाहर या कोशिका के बाहर नहीं है। इसका मतलब वह श्वसन जो कोशिका के अंदर संपन्न होता है, वह श्वसन जो कोशिका के भीतर संपन्न होता है, उसे हम आंतरिक श्वसन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, कितना आसान है। श्वसन की अवस्थाएं या श्वसन के चरण को हम लोग 3 अवस्था में या 3 चरणों में बांट दिए हैं, जिससे हमें श्वसन की प्रक्रिया को समझने और उसे सुगम बनाने में हम
सीखने। तो बच्चों कितना आसान है श्वसन की 3 अवस्थाओं को बांटकर अध्ययन को सुगम बनाने के लिए और इसे समझने के लिए। तो बाह्य श्वसन को हम लोग नोट कर लें। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और वहाँ बाह्य श्वसन के बारे में हम लोग नोट करते हैं। जाइएगा मत, नोट करके और अच्छी तरह से समझ के जाइएगा। तो बच्चों बाह्य श्वसन के बारे में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको परिभाषित कर दें, वह श्वसन जो कोशिका के बाहर संपन्न होता है, जो कोशिका के बाहर संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे समझ गए। तो यहाँ पर जानने की ज़रूरत यह है बच्चों कि आखिर हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वह ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं। तो आपको बतलाया गया है कि हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हैं, तो नासिका से ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नासिका जो है हमारे श्वसन तंत्र की प्रथम रचना है, श्वसन तंत्र का प्रथम भाग है। नासिका से ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ऑक्सीजन कह लें चाहे वायु कह लें, चूँकि हीमोग्लोबिन से तो अंततः ऑक्सीजन को ही बाइंड होना है। दूसरी जो रचना है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नासिका गुहा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है ये चरण या अवस्था श्वसन की। तो पहला हो गया नासिका, दूसरा हो गया नासिका गुहा। तीसरी रचना क्या है बच्चों, ग्रसनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं। और आपको याद होगा पोषण में मैंने इसे बतलाया था, बार बार इसके लिए मैंने फोकस किया था ग्रसनी पे कि ये कॉमन स्पेस है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के बीच का भाग है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में नहीं बतलाऊंगा। इसके बारे में जानना है तो आप पोषण में चले जाइएगा, वहाँ देख लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों अभी मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि बाह्य श्वसन क्या है। तो चूंकि आपने जान लिया कि बाह्य श्वसन क्या है, वह श्वसन जो कोशिका के बाहर संपन्न होता है, कोशिका के बाहर संपन्न होता है। या आप कह सकते हो कि सर ऊतक के बाहर संपन्न नहीं लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख सकते हो, वह श्वसन जो ऊतक के बाहर संपन्न होता है। कोशिका आप लिखो या ऊतक के बाहर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कोशिका क्या है, हमारे शरीर की इकाई है और इसी इकाई का जब समूह बन जाएगा तो उसे हम ऊतक कहेंगे। तो ऊतक क्या है, कोशिकाओं का ही समूह न है। तो जो भी श्वसन की प्रक्रिया होगी वो तो कोशिका में ही होगी। तो ये बाह्य श्वसन है, तो ये अभी तक कोशिका के बाहर हो रहा है। यानी कोशिका के बाहर क्या हो रहा है, कोशिका के बाहर क्या होगा, गैस पहुंचेगा, वायु पहुंचेगा, गेट के बाहर खड़ा रहेगा। जब तक गेट खुलेगा नहीं, जब तक बुलावा नहीं होगा, एयर या वायु वहीं रहेगा, ऑक्सीजन बाहर ही रहेगा। तो ऑक्सीजन जाने का रास्ता ये लिख रहा हूं मैं, ये जो मैं भाग लिख रहा हूं श्वसन तंत्र का, ये श्वसन तंत्र का भाग क्या है, ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का भाग है, उधर से CO2 को बाहर लाने का भाग है। यानी ये रास्ता है बच्चों, ये एक रास्ता है, ये एक पथ है। और इसी रास्ते से ऑक्सीजन या वायु वातावरण से शरीर के अंदर पहुंचती है और शरीर के अंदर जो दूषित वायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से हम लोग जानते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी रास्ते से बाहर आएगी। तो इसको हम लोग लिख लें और ताकि आप समझ लें इसको। तो नासिका गुहा, तीसरा हो गया ग्रसनी, चौथा रचना क्या है बच्चों, वह है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स।
इसको इंग्लिश में हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। पांचवी रचना क्या हो जाएगी? इसके बाद हो जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया जानते हैं ना? ट्रैकिया स्वर यंत्र किस में खुलता है? ट्रैकिया में, जिसको हम लोग श्वास नली भी कहते हैं। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया किस में खुलती है? तो ट्रैकिया खुलती है श्वसनी में। ट्रैकिया किस में खुलती है? श्वसनी में, जिसे हम लोग ब्रोंकस के नाम से भी जानते हैं। ब्रोंकस। और सातवां जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं श्वसनिका। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और आठवां सबसे लास्ट भाग है बच्चों वायुकोश। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा हिंदी टर्म जो है नाम कठिन होता है, हम लोग को इंग्लिश में आसान होता है, तो आपके लिए हिंदी में हम लोग लिख रहे हैं। तो बच्चों फिर से रिकैप कर लेते हैं। वह श्वसन जो कोशिका के बाहर संपन्न होता है उसे हम बाह्य श्वसन के नाम से जानते हैं। अब बाह्य श्वसन हमारे शरीर के अंदर, अगर जंतु की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगा बच्चों? ये रास्ता है ना, कहाँ? ये वायुकोश है। ये तीनों मिलकर फेफड़ा बनता है, याद रखिएगा। ये श्वसनी, श्वसनिका और वायुकोश मिलकर क्या बनता है? फेफड़ा बनता है। और ये जो फेफड़ा है जिसको हम लोग लंग्स के नाम से जानते हैं, लंग्स, फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा में अंततः वायु संग्रहित होता है और वहीं जाकर गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी एक ऐसा जगह है जहाँ से आना और जाना लगा होता है गैसों का। तो पहले यहाँ पहुँचेंगे तब न जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक आप इन रास्तों से होते हुए वायु यहाँ पहुँचेगा नहीं, तब तक वो गैसों का आदान प्रदान होगा नहीं। बात समझे? तो ये पूरी रचनाएं जो लिखी गई हैं, नासिका, नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया जिसको श्वास की नली कहते हैं, गर्दन में होता है यहाँ, श्वसनी, श्वसनिका, इसको अंग्रेजी में हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। इंग्लिश नाम काफ़ी आसान है। और इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। तो हिंदी में भी आप लोग याद रखिएगा, हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं। तो बच्चों इन अलग अलग अंगों से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अंततः कहाँ पहुँचती है? वायुकोश में। ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरा लिस्ट लिख दिया है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। पहला नासिका, जो कि एक छिद्र है जिससे शरीर में वायु प्रवेश करती है। नासिका गुहा बीच का एक रास्ता है। ग्रसनी, स्वर यंत्र, ट्रैकिया, श्वसनी, श्वसनिका और वायुकोश। वायुकोश हमारे फेफड़े की इकाई है और इन तीनों भाग से मिलकर फेफड़ा बना है। लेकिन फेफड़े की जो क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है वह वायुकोश कहलाती है, जिसे हम एल्वियोलाई के नाम से जानते हैं। तो बच्चों जब तक अभी तक मान लीजिए कि वायु जो है जिसे आप एयर कहते हो, ये एयर या वायु या ऑक्सीजन, आप समझने के लिए ऑक्सीजन कह सकते हो, O2, ये वातावरण से इन भागों से होते हुए पहुंच गया कहाँ? वायुकोश में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
वातावरण से वायु या ऑक्सीजन विभिन्न भागों से होते हुए वायु कोश में पहुंच गया। अब क्या होगा यहाँ पे, वायु कोश में पहुंचने के बाद क्या होता है बच्चों, तो वायु कोश में पहुंचने के बाद होगा क्या, वहाँ अब गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी गेट पर हम पहुंच गए हैं, गेट खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे और अंदर का आदमी बाहर आएगा। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ होगी इस अवस्था में। तो दूसरी अवस्था क्या हो जाएगी, गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। अभी तो आपको ऑक्सीजन पहुंचाया गया कहाँ, वायु कोश में। अब वायु कोश में जाने के बाद क्या होगा बच्चों, चूंकि वायु कोश क्या है, वायु कोश में रक्त वाहिनियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और इसमें रक्त का संचार बहुत ज़्यादा होता है। तो वायु कोश में रक्त का संचार इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड कर जाता है, दोनों मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बतलाइए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में क्या हो रहा है, बात समझिए। वायु कोश में ऑक्सीजन पहुंचा, वायु कोश में ऑक्सीजन पहुंचा और वायु कोश में जब ऑक्सीजन पहुंच गया तो यह वायु कोश पुनः किससे मिल गया, तो ये वायु कोश, आप ये इसको हटा दीजिए, ये वायु कोश में उपस्थित वायु या ऑक्सीजन किससे मिला, ब्लड में मिला। यानी ये ब्लड में विसरण की क्रिया द्वारा चला गया। तो ऑक्सीजन कहाँ गया, ब्लड में गया। ब्लड में जाने के बाद ब्लड में उपस्थित आरबीसी में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑक्सीजन कहाँ गया, वायु कोश में तो चला गया। वायु कोश में रक्त बहुत ज़्यादा उपस्थित है तो यह ऑक्सीजन रक्त के अंदर विसरण की क्रिया द्वारा चला गया और रक्त में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन क्या है भाई, तो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। अब यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और बाइंड करके एक टेम्पोररी एक यौगिक बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में इसी रक्त में ये ढोया जाता है। अब ये ढोआ रहा है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के साथ ढोया जा रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तब तक ढोया जाएगा जब तक कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसी कोशिका के बगल से पास करते हुए इस ऑक्सीजन को छोड़ न दे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उन रक्त वाहिनियों में ऑक्सीजन होता है और वह ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और जैसे ही किसी कोशिका के बगल से ये रक्त गुजरता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, छोड़ देता है ऑक्सीजन को। अब क्या होता है भाई, ऑक्सीजन साहब चले आते हैं कोशिका के अंदर। तो ऑक्सीजन साहब चले आते हैं कोशिका के अंदर और यहाँ पहले से बना हुआ CO2 क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करके उससे बंधन बना करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये उसी रास्ते से CO2 बाहर चला जाता है। तो बच्चों, ये गैसों का जो विनिमय है, गैसों का जो आदान प्रदान है, ये वहीं वायु कोश में ही होता है, कहीं बाहर नहीं होता है।
तो गैसों का आदान प्रदान वायु कोश में हो गया। जैसे हम लोग को कहीं जाना होता है तो हम लोग ऑटो या टैक्सी बुलाते हैं, वो आपके घर पे आता है और आपको ले करके आपको जहाँ जाना होता है वहाँ छोड़ देता है, और जब आपको छोड़ देगा ऑटो वाला तो वो किसी और को लेकर कहीं जाएगा। तो सेम वही कहानी यहाँ भी है। हीमोग्लोबिन एक वाहक है, हीमोग्लोबिन इज ए कैरियर। ये क्या है भाई? ये कैरियर है, ढोने वाला है। किसको ढोता है? ऑक्सीजन को ढोता है। ऑक्सीजन के साथ ही इसकी प्रीति है। सॉरी बच्चों, ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी अधिक है। तो ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। अब जो है ऑक्सीजन कहाँ गया? किसके साथ गया? वायु कोश में तो आ गया, बाहर से वातावरण से ऑक्सीजन यहाँ तो आ गया, लेकिन अब वायु कोश में आने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया? तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिला और हीमोग्लोबिन जो है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाया, रक्त संचार के माध्यम से, रक्त संचार के माध्यम से पहुँचाया और कोशिका के पास या ऊतक के पास ये क्या किया? हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ दिया, क्योंकि उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट कोशिका था। तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर विसरण की क्रिया द्वारा चली जाती है और वहाँ पहले से श्वसन की क्रिया हुई रहती है। अब हम बात कर रहे हैं श्वसन की क्रिया हुई रहती है। तो यहाँ कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया हुई रहती है और उसके फलस्वरूप CO2 बनता है। वह CO2 फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये पुनः इन्हीं रास्तों से बाहर चली जाती है। तो बच्चों, गैसों के विनिमय या गैसों के आदान प्रदान में क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। दोनों गैसों का आपस में एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो यहाँ आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहा है। क्या बन रहा है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या है ये आप जानते हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है भाई? तो एक प्रोटीन है। ये कहाँ उपस्थित होता है? तो आरबीसी में उपस्थित होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। लोहा यानी आयरन, आयरन मेटल पाया जाता है, जिसका सिंबल क्या है? Fe है। तो बच्चों याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है, लोहा जिसे कहते हैं। और यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी आपको याद रखना है। और ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ये पूरे शरीर में घूमता रहता है और जहाँ जहाँ कोशिका होगा वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन छोड़ेगा और ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब बात देखिए, यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं कि कोशिका के अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन, और CO2 पहले से बना हुआ है। तो CO2 कैसे बन गया? तो यही दिमाग लगाना है बच्चों, यही तो श्वसन हो गया। यहाँ क्या हो गया? श्वसन हो गया। इस श्वसन को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। इस श्वसन को क्या बोलेंगे? कोशिकीय श्वसन। और यही कोशिकीय श्वसन क्या हो गया? आंतरिक श्वसन। इसका मतलब आंतरिक श्वसन वह श्वसन है जो कोशिका के अंदर संपन्न होता है। आंतरिक श्वसन वह श्वसन है जो कोशिका के अंदर संपन्न होता है। तो बच्चों, उसी आंतरिक श्वसन को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जब ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश करता है तो इसी कोशिका के अंदर जो संचित खाद्य पदार्थ हैं, संचित खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं भाई? तो ग्लूकोज हैं। मुख्यतः हमारे शरीर के अंदर जो रिस्पायरेटरी मटेरियल हैं, जो श्वसन का पदार्थ है, श्वसनीय पदार्थ है, उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और टूट करके हमारे शरीर के अंदर, हमारे कोशिकाओं के अंदर
वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो बच्चों, आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए क्या था? श्वसन के चरण या श्वसन की अवस्था। तो अब आप जान गए हैं कि श्वसन की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो श्वसन की अवस्थाएं 3 होती हैं और इसी 3 अवस्थाओं में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो बच्चों, पहली अवस्था है वायु श्वसन, दूसरी अवस्था है गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान, और तीसरा है आंतरिक श्वसन, जिसे हम कोशिकीय श्वसन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।